नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश कुमार आपका स्वागत करता हूं आज के इस नए नवेले एपिसोड के साथ में। आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कि रूस और यूक्रेन के मध्य चल रही युद्ध के कारण क्या हैं, रूस क्यों यूक्रेन पर अपना कब्जा जमाना चाहता है, पश्चिमी देश जैसे अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश भी इस मामले में अब तक चुप्पी साधे हुए क्यों बैठे हैं। इन सारे टॉपिक्स पर आज हम चर्चा करेंगे इस एक वीडियो में, तो जरूर बने रहिएगा हमारे साथ अंत तक। दोस्तों, अगर दोनों देशों की स्थिति की बात करें तो यूक्रेन यूरोप महाद्वीप में आता है, तो वहीं रूस एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीपों में सम्मिलित रूप से आता है। अगर इनके इतिहास की बात करें तो 1991 तक सोवियत संघ के सदस्य के रूप में रूस और यूक्रेन दोनों साथ साथ में थे। इसी कारण आज भी यूक्रेन की 35% आबादी रशियन मानी जाती है। 1991 में जब सोवियत संघ आर्थिक बोझ के तले दबा हुआ था, तब इसका विघटन हुआ और तभी नेता लियोनार्डो क्रेवचुक ने यूक्रेन की आज़ादी की घोषणा कर दी और इस प्रकार 1991 में यूक्रेन का एक स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्र के रूप में जन्म हुआ। इसके बाद यहाँ लोकतंत्र की स्थापना हुई और प्रथम राष्ट्रपति लियोनार्डो क्रेवचुक को चुना गया, जिनका कार्यकाल तकरीबन 4 साल रहा। इसके बाद साल दर साल चुनाव होते गए तथा विभिन्न सरकारों का बदलाव होता गया। यही नहीं, रूस और यूक्रेन के मध्य 1994 में एक समझौता हुआ, जिसमें रूस ने यूक्रेन की स्वतंत्रता और संप्रभुता को स्वीकार किया और उसे एक पूर्ण राष्ट्र का दर्जा भी दिया। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य यह थी कि यूक्रेन की सरकारों में रूसी और पश्चिमी ताकतों का प्रभाव बढ़ता हुआ देखा जा सकता था। यहाँ की सरकारों में नेता कभी पश्चिमी ताकतों के समर्थक तो कभी रूसी समर्थक माने जाते थे। इन्हीं कारणों से यूक्रेन के चुनाव में धांधली भी बड़े पैमाने पर होने लगी। असल टकराव की बात सामने आती है नवंबर 2013 से, जब यूक्रेन के राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच को अपनी राजधानी कीव में प्रदर्शनकारियों के भारी विरोध के कारण अपने राष्ट्रपति इस्तीफा देना पड़ा। यूक्रेनी राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच रूसी समर्थक माने जाते थे। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि राष्ट्रपति ने काला सागर बंदरगाह को रूस को लीज पर दे दिया तथा उसके बदले गैस मूल्य का समझौता किया तथा साथ ही साथ उन्होंने यूरोपीय यूनियन के साथ व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया तथा रूस की ओर अपने व्यापार को बढ़ाया। इन्हीं प्रदर्शनकारियों के भारी विरोध के कारण फरवरी 2014 में उन्हें देश छोड़कर भी जाना पड़ा। पड़ोसी देश यूक्रेन में बढ़ते यूरोपीय यूनियन व पश्चिमी ताकतों के नेताओं के प्रभावों को देखते हुए रूस की बौखलाहट बढ़ने लगी तथा उसने यूक्रेन के दक्षिणी भाग क्रीमिया पर अपनी सेना भेजकर कब्जा कर लिया। उसने वहां के लोगों को संसाधन मुहैया करवाए तथा अत्याधुनिक हथियार भी, ताकि वे रूसी समर्थक बनकर यूक्रेन पर आक्रमण कर सकें, और ऐसा हुआ भी। उन्होंने पूर्वी यूक्रेन के 2 शहर लुहांस्क व दोनेत्स्क पर कब्जा कर लिया। दोनों देशों के मध्य बढ़ रहे इस युद्ध की चिंता विश्व स्तर पर होने लगी तथा फ्रांस और जर्मनी 2 देशों ने आगे आकर दोनों देशों के प्रतिनिधि मंडल की बेलारूस के शहर मिन्स्क में एक समझौता करवाया, जिसे मिन्स्क समझौते के नाम से जाना जाता है। इस समझौते में यह तय हुआ कि जिन स्थानों पर अब रूस का कब्जा है वे स्थान रूस के ही कब्जे में रहेंगे तथा रूस अब यूक्रेन पर और आक्रमण नहीं करेगा तथा दोनों देश शांति व संप्रभुता के साथ रहेंगे। लेकिन यह मिन्स्क समझौता भी ज़्यादा देर तक नहीं टिका। रूस के भड़काने पर उन अलगाववादियों ने यूक्रेन के डोनबास प्रांत पर कब्जा करना शुरू कर दिया, जिसके कारण यूक्रेन की सेना और अलगाववादियों के बीच यह संघर्ष अब तक जारी था। इसी बीच 2019 के राष्ट्रपति चुनाव में अभिनेता वोलोडिमिर जेलेंस्की को चुना गया, जो पश्चिमी ताकतों के समर्थक माने जाते थे। उन्होंने अपना रुख यूरोपीय यूनियन व नाटो की ओर बढ़ाया तथा 2021 में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से सहायता मांगी और कहा कि वे उन्हें नाटो में सम्मिलित होने दें। यूक्रेन की तरफ बढ़ते पश्चिमी देशों के रुझान को देखते हुए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की बौखलाहट और बढ़ गई तथा उन्होंने यूक्रेन के चारों ओर भारी संख्या में सेना बल तैनात करने का आदेश दे दिया। यह दोनों देशों की सीमाओं पर तनाव को और ज़्यादा बढ़ाने वाला कदम था।
कई महीनों की सैन्य घेराबंदी के बाद में जैसा कि आप जानते हैं कि 25 फरवरी 2022 को रूसी राष्ट्रपति ने विशेष अभियान का ऐलान कर दिया, जिसके अंतर्गत रूसी सेना का मकसद यूक्रेन पर कब्जा करना, विशेष रूप से उसकी राजधानी कीव पर, तथा यहीं से दोनों देशों के मध्य के युद्ध की शुरुआत होती है। आइए हम इसके कारणों पर भी थोड़ा विश्लेषण कर लें। इसमें रूस के यूक्रेन पर आक्रमण करने का सबसे पहला कारण सामने आता है रूसी राष्ट्रपति की यूक्रेन के नाटो के सहयोग मिलने की चिंता। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नाटो, जिसे उत्तरी अटलांटिक सहयोग संधि के नाम से जाना जाता है, 29 देशों का समूह है जो विपरीत परिस्थितियों जैसे युद्ध के हालातों एक दूसरे की तत्काल प्रतिबंधों की परवाह किए बगैर मदद करते हैं। जैसे ही यूक्रेन की नज़दीकियां नाटो की तरफ बढ़ने लगी, तब रूस को यह चिंता होने लगी कि अगर यूक्रेन नाटो में सम्मिलित हो गया, फिर अमेरिका, ब्रिटेन जैसे शक्तिशाली देश यूक्रेन में अपना सैन्य अड्डा स्थापित करेंगे, जो रूस के भविष्य के लिए एक बड़ा संकट सामने आएगा। रूस लंबे समय से यूरोपीय यूनियन, नाटो व अन्य पश्चिमी ताकतों का एशिया में बढ़ते प्रभाव का विरोध करता रहा है। हालिया के हुए घटनाक्रमों पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यह तक भी कह देते हैं कि यूक्रेन कभी एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में रहा ही नहीं, बल्कि यह पश्चिमी ताकतों की कठपुतली के रूप में रहा है। वह यूक्रेन व अन्य पश्चिमी देशों से इस बात की गारंटी चाहते हैं कि यूक्रेन कभी नाटो में सम्मिलित न हो तथा अन्य यूरोपीय यूनियन व पश्चिमी देश उसकी सैन्य सहायता करना बंद करें व यूक्रेन अपने हथियारों व सैन्यीकरण का विस्तार भी कम करे। रूस पश्चिमी देशों के यूक्रेन को सहायता देने की बात पर भारी नाराजगी व्यक्त करता है। इसी कारण रूस चाहता है कि वह यूक्रेन पर अपना कब्जा जमा ले तथा पश्चिमी ताकतों का दमन कर सकें। जैसा कि आप जानते हैं कि युद्ध तो फिलहाल शुरू हो चुका है और इसमें अब तक अनेकों नागरिक मारे जा चुके हैं, लेकिन जैसे जैसे युद्ध के दिन बीतते जाएंगे, इसमें जनहानि होने की संभावना उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जाएगी। रूस के पास युद्ध करने के सिवा भी अन्य कई विकल्प हैं, जैसे कि वह यूक्रेन की विभिन्न देशों से मिलने वाली वित्तीय सहायता को बंद करवा सकता है, वह यूक्रेन पर साइबर हमला करवा सकता है, जैसा कि इसी साल जनवरी के महीने में हुआ था, जब यूक्रेन की सरकारों की वेबसाइटें ठप पड़ गई थी और फरवरी में यूक्रेन के 2 बड़े बैंक भी इसका शिकार हुए। रूस के यूक्रेन पर आक्रमण करने को लेकर अन्य के देशों ने भी अपनी नाराजगी व्यक्त की है तथा जर्मनी ने नॉर्ड 2 गैस पाइपलाइन को बंद करने का फैसला लिया है, जो रूस के लिए एक बड़ा झटका साबित होगा। इसके अलावा ब्रिटेन, अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश भी रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने का विचार कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल कोई भी देश प्रत्यक्ष रूप से यूक्रेन की सहायता के लिए आगे नहीं आ रहा तथा यूक्रेनी सेना अकेले ही इस युद्ध को लड़ रही है। इस युद्ध को रोकने तथा शांति पहल करने के लिए कौन से देश सामने आते हैं या होता है वर्ल्ड वॉर 3, ये तो हमें आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक व शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं किसी नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।